अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने माजी से और पाकिस्तान के माजी से शायद ज़्यादा सबक नहीं सीखा। इन तकरीबन तमाम ही जमातों को जब इक़्तिदार मिला और जिस तरीके से इनको इक़्तिदार से निकाला गया, इनकी हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया, उसके बावजूद जब नई हुकूमतें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बनाई गई, जब RTS सिस्टम्स को बिठाया गया, जब इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया, ये तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गरेबा हमें नजर आईं। ये ज़रूर वाज़े है कि ये जमातें एक दूसरे को इल्ज़ाम देती रहीं, लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प रहा कि ये जमातें जब इक़्तिदार से निकाली जाती रहीं तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को लेकर अवाम में जाती रहीं, और जब इक़्तिदार में रहीं तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ों की माला जपती रहीं। इस मरतबा फिर हम तारीख को दोहराते हुए देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि 2013 से 2017 तक इक़्तिदार के मज़े लूटती रही, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ अपनी सांसें बहाल भी रखती रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आने के बाद जितने शान में कसीदे इस्टेब्लिशमेंट के पढ़े, शायद ही किसी जमात ने पढ़े होंगे, लेकिन हमने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इक़्तिदार से निकाला गया, उसके बाद से लेकर अब तक उनका निशाना सिर्फ एक ही इदारा है और वो है इस्टेब्लिशमेंट। अब मुस्लिम लीग नून के कायद की पाकिस्तान वापसी तो मुतवक्के है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अचानक ही उनको याद आया है कि उनका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, और फौज के साबका सरबराहान और उन इदारों के मुख्तलिफ अफवाज पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनको निशाना बनाने की बात ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कायद कर रहे हैं, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो उनका भी एहतसाब चाहते हैं। अब आया ये तमाम बयानिया मुस्लिम लीग नून को डबो देगा या फिर अवाम में पजीराई बख्शेगा, ये फैसला अवाम ने करना है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बयानिया बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। अब देखना यह है कि आया इस्टेब्लिशमेंट इस बयानिए को हज़म कर पाती है या फिर नहीं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुतवक्के जरूर है, लेकिन ये वाजे नहीं है कि आया वो पहले जेल का रुख करेंगे या फिर अवाम के समंदर का। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि मौजूदा निगरान हुकूमत को अंडर प्रेशर रखते हुए पहले अवाम में जाने को तरजीह दी जाए। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये फरमाएगा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी तो मुतवक्के है, लेकिन उस वापसी के बाद क्या होगा ये वाजे नहीं हो रहा। सर हमारे वज़ीर आज़म साहब वज़ीर दाखिला कहते हैं कि कानून के मुताबिक उनसे निपटेंगे, साबिक वज़ीर दाखिला ये कहते हैं सर कि उनकी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। तो सर क्या कहेंगे कि क्या पहले ये वाजे नहीं हो जाना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को पहले जाना कहाँ है और सलूक क्या होना चाहिए उनसे? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है वज़ीर दाखिला ने कही है बात, तो हमें कोई मेरे नज़दीक तो बात का बचंगड़ी बना है। वो एक बात कर रहे हैं जो मैं भी कहूँगा, और वो सारे मुस्लिम लीग के भी लोग जितने बड़े सीनियर लोग हैं मोरलेस ही कह रहे हैं कि वो अपना अदालत का बंदोबस्त करके आएंगे और जो उसका ड्यू प्रोसेस लॉ है उसको क्वालिफाई करके आएंगे। इसमें कौन सी कबाह की बात है? आपने ड्यू प्रोसेस लॉ भी पूरा करना है, आपके ऊपर केसेस भी हैं, आप जमानत में गए हैं, और फिर आप को कोर्ट ने ही, हाई कोर्ट ने ही आपको पीओ डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें तो जब आएंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़ा आसानी से मिल जाता है, प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है उनको, 3-4-5 दिन की जमानत मिल जाएगी। आपने देखा नहीं कि जब वो 10 साल की कैद में थे तो तब भी उनको उस कैद के लिए 2 महीने के लिए जाती उम्र लाया गया था, जिसमें 2 महीने प्रोटेक्टिव बेल पर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कोई मुफाहमती जोड़ तोड़ करना था। अगर आपको याद हो 2019 के अंदर ये बात शहबाग का वाक़या है, जिसमें ख्याल था जी कि चौधरी साहब को वज़ीर आला पंजाब ला रहे हैं और 40 उनसे कोई बात मनवाना चाह रही है, और वो जो उन्होंने जाती उम्र में अपने लीडरों के साथ उसकी मीटिंग बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जेल सही से कह निकल रहे के आए हैं। थे बिल्कुल 2 बिल्कुल महीने, जी और बिल्कुल। अब भी जब भिजवाया गया है तो नवाज शरीफ साहब कोई जेल तोड़ के तो गए नहीं है। ये तो हर एक को पता है कि उनके पास क्या चीज थी, क्या सर्विस हॉस्पिटल के रिजल्ट वो लेके ला के दे रहे थे इनको, प्लेटलेट जो रिजल्ट आ रहे थे, इसमें नवाज शरीफ साहब को तदवुक़ुफ़ करने की क्या जरूरत है? ये कौन सी औकात पड़ी? फिर इंडियन अदालतों ने उनको दिया, वो पहले इन्होंने सोचा कि जी कोई हमारी इज्जत रह जाए। जो लोग ये वारदात कर रहे थे उनको कहा जी आप एक एफिडेविट दे, उन्होंने कहा मैं नहीं देता हूँ, तो फिर ना भेजते। सही, लेकिन अपने क्राइस में हमारा क्या है कि हमारे यहाँ वो अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हो या लोग हो, वो दोनों तरफ से। अब नवाज शरीफ साहब को भिजवाने के लिए भी उनके पास के चारा नहीं था, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा पॉपुलर थे तो जमाने में, इमरान खान साहब की तो कोई औकात नहीं थी, इसमें दो राय नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब आएंगे
तो उनको अपनी टर्म्स पे आना चाहिए। मैं कहता हूँ उनको अपनी टर्म्स पे आना चाहिए और उनको प्रोटेक्टिव बेल भी मिलनी चाहिए, मिल भी जाती है। लेकिन हफीजुल्लाह साहब इतनी 8-8 हफ्ते की बेल हो गई, जी जब उनको बेल दे के इंग्लैंड इलाज के लिए भिजवा दिया गया, तो अब प्रोटेक्टिव बेल तो इशू नहीं है, वो तो हर एक को मिल जाती है। लेकिन हफीजुल्लाह साहब, माजरत सर आपकी बात काट रही हूँ, आपने जिस तरह कहा कि अपनी टर्म्स पर आना चाहिए, अब इस मरतबा एकदम अचानक से जो उन्होंने बात की है एहतसाब की कि साबिक आर्मी चीफ का भी एहतसाब हो, DGISI का भी साहब का जो है एहतसाब हो, तो इसके ऊपर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पहले वापस आए, फिर एकदम वापस चले गए, लोगों ने इसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया कि पता नहीं कोई पैगाम लेकर गए हैं। सर, क्या इससे वाकई आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बैकफुट पर जाएगी? क्योंकि बज़ाहिर लग रहा था कि जो पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है, तो क्या नून लीग का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही बनने जा रहा है क्या? नहीं, अब देखे ना, अब कई चीजें हैं, मुझे तो नून लीग के बारे में कुछ भी नहीं पता जी। मेरे पास तो वही इतलात है जो आपके पास इतलात है। कुछ जो लीडरों से बात होती है तो कुछ बता देते हैं, कुछ पर नहीं बताते। और अक्सर यहाँ पे सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, इमरान खान क्यों, नवाज शरीफ साहब क्यों, जरदारी साहब क्यों, उनको भी नहीं पता होता। यानी कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जब दुबई में मिले तो दोनों पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को कुछ भी नहीं पता था कि उनके वो क्या मिले। वो तो डिनाई करते रहे कि मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब है कि पार्टियों के अंदर, यही इमरान खान साहब ने जब असेंबली डिसॉल्व की या रिजाइन किया तो क्या पार्टी की किसी एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने वो तय किया था? बस उनके दिमाग में स्पर ऑफ द मोमेंट में उन्होंने कह दिया जी कि मैं दोनों असेंबली तहलील कर रहा हूँ। तो ये हमारे लीडर्स के पास ये है कि जी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि लीडर्स को मालूम नहीं होगी। जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ, जो मेरी जाती राय है, कि मुस्लिम नून जो है उसके पास उसका जो बयानिया था स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने 24 नवंबर 2007 से लेके दिसंबर या जनवरी 2022 तक बड़ी इफेक्टिव और पॉपुलर पॉलिटिक्स की, वो बयानिया जो इमरान खान को शिफ्ट हो गया इनकी एस्टेब्लिशमेंट। और अब वो उसके बाद क्या चाह रहा है? क्या वो महंगाई के ऊपर सफाइयाँ दें, बजाते दें? ये सबसे बड़ा वीक बयानिया होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े क्लेवरली और बड़ी होशियारी से बयानिया दिया है। अब मुझे नहीं पता कि उस बयानिया का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन अमल अगर वो देते हैं और उसके ऊपर वो डटे रहते हैं, मुझे ये भी खतरा है कि शायद वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दो कदम पीछे हटने पड़ेंगे। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल। जी सर, आखिरी सवाल, वो आपने बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की है क्योंकि आप तो इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त तज्जिए भी करते हैं। सर, क्या अब नून लीग अगर वापस आती है तो जो अफवाहें हैं कि एक हंग पार्लियामेंट की सी सिचुएशन होगी, किसी को ज़्यादा हिस्सा प्लेट में नहीं दिया जाएगा, क्या ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कह रहे हैं कि इमर्ज हो रही हैं, 1-2 बन भी चुकी हैं, और कुछ कह रहे हैं कि नून लीग से और मुख्तलिफ जमातों से भी लोग टूट के कुछ नई भी पार्टीज़ बनाएंगे। तो क्या इसका मकसद सिर्फ ये है कि पावर को डिवाइड कर दिया जाए? असल में ये आई विश के चीजें इतनी सिंपल होती। और एक और भी बड़ी, मैं बता दूं, मैं तजर्बे की ओर बता रहा हूँ, और जो हमारे सामने पूरा एक इंसानी तारीख और फिर पाकिस्तान की तारीख और मुताला पाकिस्तान हमारे सामने पड़ा है, उसके अंदर जरूरी नहीं कि मैं आज जो फैसला करके फिर रहा हूँ इसको मैं इम्प्लीमेंट भी करा सकूँ। अब हाइंडसाइड में हम हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत सारे फैसले बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन बाद में उनको तब्दील करने पड़े, नहीं इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जब चेंज होती है तो फैसले भी लाभ तब्दील हो जाते हैं। मतलब ये सोच के फिर कि हमने इमरान खान साहब को कोई स्पेस नहीं देनी, या इमरान खान साहब को हमने बिल्कुल आखिरी तक उठाना है। हो सकता है कि कल को हालात ऐसे पैदा हो कि उनको मुफाहमत करनी पड़ जाए। तो आज के लिहाज से इमरान खान साहब को उन्होंने स्पेस नहीं देनी, तो उसके बाद जो बंदर बांट होनी है, जो भी होगी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट का बहुत असर सूख होगा, और उसमें उन्होंने बिल्कुल हंग पार्लियामेंट होगी। बिल्कुल मुस्लिम नून ने अब तक 3 हुकूमतें बनाई हैं और तीनों दफा उनके पास क्लियर कट मेजोरिटी थी। 97 में तो 2/3 मेजोरिटी थी। ये पहली दफा होगी, चौथी दफा की इससे लेटेस्ट जो हमारी जमहूरियत आई 1988 के बाद, उसमें मुस्लिम नून जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी। और मेरा ख्याल कोलिशन गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान, MQM, GAD, कोई बाप पार्टी और छोटी छोटी पार्टी और जो इधर उधर की हैं, फजल रहमान साहब, सारे मिला के, और ये कोई मेरा ख्याल है कि इस दफा इमरान खान साहब के वक्त में ये 30-35 थे, अब इस दफा शायद 60-70 हो जाए, और यही उनको वारा कहता है। नवाज शरीफ साहब के बारे में यकसू है, अगर इलेक्शन हुए इसमें करा पाए, अगर हालात उनके मुवाफिक रहे
तो ये मेरी अभी से लिख के दे दे कि फिर मसूद की हुकूमत होगी और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। बिल्कुल सर, बात आखिरी ये है कि जी जी जब देखेंगे अगर हालात मुवाफिक नहीं हो सकता इलेक्शन ऑल टुगेदर हो ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे तो तजुर्बा एक ही फिक्र कहने दे ताकि आपका ये जी जी इसको क्लोज कर देते हैं जी जी कि अगर इलेक्शन फर्ज किया ऐसे भी हालात होते हैं कि इलेक्शन कराने के काबिल ना हो, या जब उनको बहुत कुछ खराबी करने के बाद इलेक्शन कराने पड़े तो कहेंगे कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस को सियासतदानों की है, बिल्कुल फिर सही। घर को अपने पास रखेंगे। तो मुझे बिल्कुल लगता है शायद इलेक्शन ना हो पाए, सर, लेकिन करा फिर ही ना पाए, पीटीआई कराने पीटीआई का टाइम भी सर, ना कर आपने पाए। पीटीआई पे नहीं बताया सर, आखिरी बस मुख्तसरन कि पीटीआई का फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? क्या जेल में ही गुजरेंगे इंतखाबात भी? पीटीआई का मुस्तकबिल तो जी बहुत मखदूश है। पीटीआई के सामने दो तीन रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि टोटल एलिमिनेशन, और जिसमें इमरान खान साहब की जिंदगी को भी खतरे लाक है, और दूसरा यह है कि वो एक ऐसा समझौता करें जो तहजीका मेज हो, जिलता मेज हो, जो रसवाई का बहस बने, जो बायस बने, जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब 2000 के आखिर में कर चुके हैं, और उसके बाद उनकी सियासत बच जाएगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब की बच गई थी, और हर बंदे की सियासत बच जाती है अगर आप वक्ती तौर पे ये तूफान को रास्ता दे दें, एस्टेब्लिशमेंट के तूफान को। लेकिन सारी बातों के सोचें कि हम तो बैठ के तजिए कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं ऑल टुगेदर गलत हो सकता हूँ, मैं तेरे तजिया करना, मेरे पास तो इसमें बोल नहीं है, कोई जायका नहीं बनाता, मैं तो सियासी जायका अलबत्ता जो है जो हकाइक सामने होते हैं उसके ऊपर जो मेरे सामने आता है, और आज तक मुझे जो पाकिस्तान में कुछ चीजें जो पता चल जाता है कि होने वाली है और हो के नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली शायद अल्लाह करे कि हमें पाकिस्तान इस बुरान से निकल जाए। बुरान जो है पीटीआई, मुस्लिम नून और एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी फजलमान से बहुत ज्यादा ऊंचा बुरान है पाकिस्तान, लेकिन इसको वो रियलाइज नहीं करेंगे कि वो अमलन जो है उनके आपस के जो एक दूसरे के साथ चपलिश है वो भी आपको खराब करेंगे। सर, बहुत 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 शुक्रिया। जबरदस्त गुफ्तगू हफीजुल्लाह न्याजी साहब, और जिस तरह का तज्जिया उन्होंने दिया इससे बेहतर मंजरकशी नहीं हो सकती थी पाकिस्तानी सियासत की भी, और जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, यकीनन इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी बड़ा अहमियत रखता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो तो काफ़ी अरसे पहले वाजे भी हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कबूलियत हो पाती है या फिर नहीं मुस्लिम लीग नून के इस बयानी की, न सिर्फ अवाम में बल्कि बर्दाश्त भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रखी जाती है रवा या फिर नहीं रखी जाती। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद सियासी कायदीन से बात करेंगे, न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या है अपनी अपनी जमातों का सियासी मुस्तकबिल वो क्या देख रहे हैं, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून अभी तक अपने लफ्ज़ ये हुए है कि क्या वाकई जो कानूनी उमूर हैं उसके ऊपर उनको राय क्या दी जा रही है, लेकिन ये भी समझ से बालातर है कि फिर क्या वजह है कि नून लीग की जो सीनियर लीडरशिप है वो बज़िद है कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब अवाम में जाएँ। अगर इसको कानूनी पहलुओं से देखा जाए तो यकीनन उसके लिए उनको पहले कानूनी उमूर को पूरा करना होगा और उसके बाद ही वो किसी किस्म की पब्लिक गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखना यह है कि आया जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है और ख़ास तौर पर जो उस वक्त की हुकूमत पंजाब होगी, जो गालिबन जहां पर वो पहुंचेंगे, जिस सूबे में वो एंटर होंगे, वहां पर किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है। लेकिन अगर उसमें कानून को तरजीह नहीं दी गई तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून की जो आमद है पाकिस्तान में उसकी लीडरशिप की, वो भी क्या किसी डील का नतीजा है। इसी पूरे सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, तारुफ करवाना चाहूँगी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले सर आपकी इजाज़त से चाहूँगी कि राना एहसान साहब को पहले शामिल गुफ्तगू कर लूँ। राना साहब, सर ये फरमाइएगा कि अभी तक कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही है सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वतन वापस तो आना है, लेकिन सर नून लीग की ये राय है कि वो पहले अवाम में जाएंगे और उसके बाद अपने आप को कानून के सुपुर्द करेंगे। लेकिन सर अगर देखा जाए तो क्या टेक्निकली उनको पहले कानून के हवाले नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि सर दूसरा जो नैरेटिव है वो ये है कि वो क्योंकि सज़ा याफ्ता हैं और कुछ केसेस में उनको सज़ा हुई है तो पहले उनको कानून से क्लीन चिट लेनी चाहिए और उसके बाद भले अवामी इज्तिमात वो खिताब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे लीगल रास्ते हैं क्योंकि उनको लंदन जाने की इजाज़त भी अदालत ने दी थी
अदालत में एफिडेविट जमा कराया जा सकता है कि वो अपने आप को अदालत के सुपुर्द जो हैं वो एक मखसूस टाइम और डेट के अंदर हो जाएंगे। हम्म। तो ये लीगल टीम हमारी इसको स्टडी कर रही है और जाहिर सी बात है कानूनी रास्ता ही निकाला जाएगा कि वो आए मीनार पाकिस्तान आए और उससे अगले दिन अपनी जो लीगल जिम्मेदारियां हैं उनको निभा लें। तो ये लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और वो इसके ऊपर एक प्रॉपर लाएमल जो है वो ज़रूर पेश करेगी जल्द। लेकिन ना हम कानून से फरागत हासिल कर रहे हैं, हम्म। ना हमने कभी ऐसा किया है। हम तो अपने आप को कानून के सामने पेश पहले भी किया, अभी भी किया। आपको याद होगा जब वो लंदन से वापस आ रहे थे, जब उनकी बेगम जो थी बिस्तरे मर्ग पे थी और बेटी भी उनके हमरा थी, तो उन्होंने आके गिरफ्तारी दी, ये जानते हुए कि हम्म। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अभी भी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि अदालतों से ये गुंजाइश निकाली जाए। और देखें, जब अदालतों को आप यकीन दहानी कर दें कि वो अपने आप को उनके सामने पेश कर देंगे तो मेरे ख्याल से रास्ता निकल आएगा। ठीक, लेकिन यानी आप कह रहे हैं कि अभी तक फैसला नहीं हो सकता। सब सिर्फ फरमाइएगा कि क्या अभी तक बज़ाहिर तो इनकी गुफ्तगू से लगता है कि फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप के आप स्टेटमेंट सुने उससे सर लगता है कि डिसीजन हो चुका है, पहले उन्होंने जलसा करना है। और अगर सूबाई वज़ीर दाखिला ये कहते भी हैं कि कानून से हम निपटेंगे या कानून जो कहता है उसके मुताबिक उन्हें डील करेंगे, तो सर उनको ये कहा जाता है कि आप हुदूद से तजावुज़ करें, तो क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये है कि अगर आप स्ट्रिक्टली लॉ के लिहाज से करें तो ये नहीं है कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है मुल्क से बाहर गया है, वो कन्विक्टेड शख्स जो उसने ख़ुद अपनी एक एफिडेविट के ऊपर, दैट मीन्स बयानिए हल्फी होती है कि यार मैं इस टाइम पे वापस आ जाऊंगा, वो उसमें वापस नहीं आए और 4 साल तक, जिसको हम अपनी सलीस ज़ुबान में भगोड़ा कहते हैं, या वो अपनी नहीं आ रहा होता तो भागा हुआ होता है, तो वो शख्स है। नॉर्मली ये होता है कि वो जो ही नज़र आता है तो जो हुकूमत होती है या जो एजेंसीज़ होती हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, वो उस शख्स को बग़ैर कुछ कहे सबसे पहले गिरफ़्तार करती हैं, लेकर जाती हैं, जेल में डालती हैं, फिर वहाँ से वो अपील करता है और चीज़ होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। आपने देखा है किस तरीके से लोग आके, उन लोगों ने पता नहीं, ये यहाँ तक कि इवन रेंजर्स को भेज दिया था कि यार ये कर को पकड़ लो, बंदे को वो कर लो। तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, रिसेंट पास में देख चुके हैं। बिल्कुल सही। तो लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब वो आ रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी एक प्लान का हिस्सा है। अगर ये प्लान का हिस्सा ना होता तो इस तरीके से आप एक आइटिनरी इशू ना करते, आपको ये चीज़ें नहीं होती कि मैं जब आऊँगा तो पहले ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर फलाना करूँगा, उसका टेक केयर, मेरे लॉ का टेक केयर वो कर लेगा, उसका टेक केयर वो कर लेगा, फलाना कर लेगा। लेकिन सर प्लानिंग तो करना उनका हक है ना, कि हम प्लान तो करके आ रहे हैं ना, अनप्लान तो नहीं आएंगे। देखिए, मैं जब आ रहूँगा और मैं एक भागा हुआ शख्स हूँ, कॉन्विक्टेड ऑलरेडी हूँ, जेल से भागा हुआ शख्स हूँ, मतलब जेल से भागा हुआ शख्स हूँ। नहीं सर, वो उन्होंने उधर तो बीमारी का पेश किया था ना, अब उसको भागा वो तो कंसिडर नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताएं, बीमारी का पेश किया था, उन्होंने कहा था कि हम 3-4 हफ्तों में वापस आएंगे। इस पिछले 4 साल में फ्रांस में जाके कॉफ़ी पी सकते हैं, स्विट्जरलैंड में जाके कॉफ़ी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, दुबई में आके खा पी सकते हैं, दुबई में आके मीटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन आखिरी 3 घंटे में प्लेटलेट्स खराब हो जाते हैं। लेकिन ये अब राना साहब को कहना चाहिए कि ये भी देख लेना कि पानामा का फैसला अब कहाँ स्टैंड करता है। ये भी साबित हो गया कि साकिब निसार साहब, क्या राना साहब सर, ये आपको बोलने वाली बातें हैं जो मैं आप जरूर बोले, आप और राना साहब जरूर बोले, मैं खामोशी सुन लूंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये उस बड़े प्लान का हिस्सा है कि जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने नंबर 1 कहा था कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी और इमरान खान 200 केसेस की पेशियां नहीं भुगतेंगे, उस वक्त तक नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान को जेल नहीं डालेंगे उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त तक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नहीं होगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए, लेकिन अब कोई और लेवल प्लेइंग फील्ड जो इसकी शिकायत पीपल्स पार्टी करी है। अच्छा, मैं वो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स है ना। मैं राना साहब को भी शामिल कर लेती हूँ। राना साहब, वैसे तो सर ये बातें जो ये कर रहे हैं,
इस पे बहुत से और भी सब क्लॉजेज जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। साकिब निसार साहब हो गए, साबिक आर्मी चीफ हो गए, साबिक DGISI हो गए। सर, नवाज शरीफ साहब माफ़ कीजिएगा, ये हवाला दे रहे हैं कि इन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है कि बजाय इसके कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और नए सिरे से शुरुआत करें, वो ये कह रहे हैं कि जो माजी का कचरा है उसको भी साफ करें और क्लियर करें। तो सर, अगर आप एहतसाब पे आ जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा नून लीग के लिए सियासत में वापस आना। इन्हीं मसाइल की वजह से तो नून लीग माइनस हुई थी। सबसे पहले तो 21 अक्टूबर को मियां साहब मीनार पाकिस्तान इंशाल्लाह एक तारीखी वेलकम से खिताब करेंगे, ये फाइनल है बात। और जी उसका जो लीगल रास्ता है वो इंशाल्लाह जरूर वाजे हो जाएगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। देखिए, दूसरा जो आप ये हुमायूं साहब जो प्लान की बात कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये कोई प्लान है, हम्म, इनको असल में प्लानिंग की आदत थी। ये इक्तदार में भी एक प्लान के तहत आए जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्लानिंग के अंदर ही मसरूफ थी और इनको लेके आया, हमें टारगेट किया। देखिए, जो आपका राना सवाल साहब है, माजरत, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है 2013 में आपको भी प्लानिंग से लेके आए थे ना सर, उसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया नून लीग में से। नहीं मेरे ख्याल से अब ये हर इलेक्शन में ये रिपीट नहीं हो सकता। ये ठीक। हकायक को बातें हो चुके हैं, बच्चे बच्चे को पता है। साकिब निसार साहब PTI की टिकटें बांटते थे। बाजवा साहब ने अपनी जो है वो नौकरी के अंदर ही बहुत सारी चीजों का इतराफ कर लिया था। उसके साथ साथ इनके जो सदर हैं, करंटली जो सदर हैं PTI के, वो भी इतराफ कर चुके हैं कि नैपी चेंज होते रहे। तो ये हकायक अब वाजे हैं कि किस तरीके से ये आए और कैसे इनको लाया गया। वो प्लानिंग जो है अब नहीं है। इनको लगता है हर कोई प्लान के तहत आता है। ये खुद प्लान की एक पैदावार है। इक्तदार में आए तो वो इनको इनका वो आपका जो सवाल है जी जी। स्पेसिफिकली उसका, देखिए जवाब ये है कि जब मईशत की बात होती है तो मईशत 2018 के अंदर इन्फ्लेशन 5% से नीचे थी, ग्रोथ रेट 6.1% था और मुल्क जो है उसमें सीपैक हो रहा था, अंधेरे खत्म हो गए थे। तो तब ये जो प्लान नाफिज किया गया उसने तबाही मचाई। एक इनएक्सपीरियंस ना अहल हुकूमत को वो लेके आए जिसने, मैं समझता हूं कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस तनासर में जो है ये चीज रेलेवेंट है। अगर ये मुदाखलत ना की जाती तो शायद मुल्क इस बहरान में ना होता जिसमें आज वो खड़ा है। ये मुल्क जो है ना तजर्बाकार हुकूमत के जरिए ना गुजरता। तो ये बातें इसलिए रेलेवेंट है कि आगे भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, इंशाल्लाह होगा, और फिर उसमें PMLN जब इक्तदार में आती है फ्री फेयर इलेक्शन के तहत, तो हमें फिर वो प्लेइंग फील्ड चाहिए है जहां हम खुल के अपने इकदामात और पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकें। अगर दोबारा वो धरनों की सियासत हुई राना जो साहब, सर स्पॉन्सर्ड माजरत थे, मैं आपकी बात काट रही हूँ अदब के साथ। सर, ये जो इस वक्त बयानिया नवाज शरीफ साहब का है, बज़ाहिर लगता है कि इसको हम चाहे माजी की एस्टेब्लिशमेंट कहें या हाल की कहें, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही लेकर आ रहे हैं। सर, आपको लगता नहीं है कि इससे कोई नुकसान होगा? अगर मुझे मुख्तसरन जवाब दे दें, ये इलेक्शन कैंपेन का ही हिस्सा है या वाकई नून लीग की कोर पॉलिसी बन चुका है? देखिए हम अब असल में इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जो हालिया एस्टैब्लिशमेंट है वो तो इस चीज को वाजे कर चुकी है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। ठीक और ठीक। वो सियासत को इन्वॉल्वमेंट तो मेरे ख्याल से उनको इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के मसाइल की बात आएगी तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसने मुल्क को डीरेल किया है। तो इसका जिक्र करना हर एक का फर्ज है। ये PTI को भी अब इतराफ कर लेना चाहिए कि ये के कांधों पे चढ़ के आए थे। वैसे तो कर चुके हैं इतराफ, लेकिन ये हकायक अब चलिए, काफी मैं कॉमन है। हुमायूं साहब से सर पूछ लेती हूँ। हुमायूं साहब, सर एक तो ये कि ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अभी यही बयानिया है कि जो कुछ उनके साथ किया गया वो ज्यादती थी, और जिन शख्सियात का ये नाम ले रहे हैं उसमें से चंद एक का PTI भी नाम ले रही है। लेकिन सर, अगर काकड़ साहब के कुछ दिनों पहले की स्टेटमेंट को मैं सुनूं तो वो ये कहते हैं कि जी अगर PTI चेयरमैन इलेक्शन के फेज़ में ना भी हो तब भी इंतखाबात हो जाएंगे। तो क्या इससे कुछ PTI को समझ आ रहा है कि वो इलेक्शन में खड़ी कहाँ है? मुझे तो इससे ये समझ आ रहा है कि इस तरह हुआ था। अब मैं अगेन चेन ऑफ इवेंट्स की बात करूं और आके आप लोग खुद समझ जाए। चेन ऑफ इवेंट्स ये हुआ था कि एक शख्स है, अनफॉर्चुनेटली राना साहब के उन्होंने हक भी मार रहे हैं। एक शख्स है, राजा रियाज नाम है उसका, उसने कहा है कि जी मैं नून लीग में शामिल होना चाहता हूँ। नून लीग के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो नून लीग की टीम है उन्होंने कहा आप आ जाओ, हम आपको ऑपोजिशन लीडर बना देंगे। सो जो लीडर ऑफ द हाउस है और ऑपोजिशन लीडर है दोनों नून लीग के। उन दोनों नून लीग वालों ने मिल के नून लीग के एक और जो कंटेंडर है
तारड़ साहब, वो सॉरी ये काकड़ साहब, जिन्होंने कुछ अरसे पहले कहा हुआ है कि इंटरेस्ट जाहिर की थी कि वो भी नून लीग में जाना चाहते, तो उन्होंने एक और नून लीग वाले को उन्होंने बना दिया है अपना, क्या कह सकते हैं, केयर टेकर। अब ये सारे नून लीग वाले मिल के फैसले कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीच में से हटाना है। सर लेकिन इनका थोड़ा सा माजी अगर पीछे जाएं तो ये जिस पार्टी से हैं काकड़ साहब, वो पीटीआई की इत्तेहादी रही है, तो एकदम वो नून के करीब कैसे हो गए? इसमें कोई नहीं, वो पीटीआई की इत्तेहादी रही है, वो पीटीआई में नहीं थे। अब इन लोगों ने सब ने, और ये वो पुरानी पिक्चर्स भी आप देख ले, उन्होंने हाथ मिलाने और तस्वीरें वो सारी चीजें और उनकी वजह, लेकिन एज ऑफ टुडे चीजें बदल रही है ना। एज ऑफ टुडे उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनका डोमेन नहीं है। एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इस किस्म के जब आप बातें करते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो आपकी ज़ात को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, ठीक है। बाज़ लोगों को शायद शौक होता है कुछ करने का, ये करने का। नंबर 2, वो लंदन में जाके रुके और उस होटल में रुके जिस होटल से मलिक अहमद साहब जो है वो बाहर निकल रहे थे, और मलिक साहब कह रहे थे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पीएम पाकिस्तान ठहरा हुआ है। मतलब आप, अजीब सी बात है कि इतना बड़ा सियासतदान है और उसको ये ना पता हो कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ के रुका हुआ है। ये सारी जब आप कड़ियाँ देखते हैं ना, तो आपको समझ आती है कि ये एक्चुअली किसी सीक्वेंस के साथ चल रही हैं चीजें, ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने बात की ना, राणा साहब ने बात की, इन्होंने बड़ी सही बात की थी कि वो जो है ना इकोनॉमी के लिहाज से, और इनको मैं बता देता हूँ कि जब से ये रिजीम चेंज आया था ना, ओवरऑल $13.5 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान को। किस लिहाज से? $1.5 बिलियन जो लॉस हुए हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट से चले गए हैं। $631 मिलियन जो थे रोशन डिजिटल जो इन्वेस्टमेंट थी उसे चले गए। $5.5 बिलियन रेमिटेंसेस में कम हो गए हैं। $330 मिलियन आईटी एक्सपोर्ट में कम हो गए, और $5.4 बिलियन एक्सपोर्ट में कम हो गए। तो अगर, अच्छा एक और बात ये है, जिस शख्स की ये बात कर रहे हैं इस्हाक डार साहब, मैं एक बात बताता हूँ, इस्हाक डार, उनके बारे में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक 1997 की बात कर रहा हूँ और 2013 से 2018 की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने ये रिपोर्ट लिखी है कि जो फिगर्स उन्होंने दी हैं वो फिगर्स एक्यूरेट नहीं हैं, और मैच नहीं करती है उनके डेटा से। बिल्कुल से पॉइंट आ गया, लेकिन बात ये कि इन्होंने जो भी डेटा दिया है वो फज करके दिया है, अदरवाइज दे वर नॉट इवन 4% जीडीपी। नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन सर पीटीआई ने भी 3 वज़राए खजाना बदले, उन्होंने भी गलतियों से, लेकिन 6.1 जीडीपी जो इन्होंने बताया है वो आई है, हमने नहीं बताया था। सर मुझे एहसान साहब, सर अगर इसको कंक्लूड करें कि ये जो फिगर्स कोट कर रहे हैं, अब पीटीआई जाते जाते क्या फिगर्स देकर गई थी, और ये जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत आई उसने कुछ और फिगर्स सामने रखे जब टेक ओवर किया। लेकिन सर अब इस वक्त के सिनेरियो ये है कि जो पीपल्स पार्टी आपकी बड़ी इत्तेहादी थी वो आपसे सख्त नाराज है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का वो ना सिर्फ तकाजा कर रही है बल्कि आपके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट से भी शिकायत कर रही है। सर ऐसे में आप ही की जमात के लोग भी टूट कर नई पार्टियों में जाने के लिए तैयार हैं। सर नून लीग इन तमाम चैलेंजेस के साथ आखिर जाएगी कैसे? आवाम में देंगी क्या उनको आप बयानिया, आखिर अगर इलेक्शन में जाना भी है नून लीग ने? मैं सारे फिगर्स को सम अप कर देता हूँ। 240 अरब की डॉलर की, ये 240 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी पाकिस्तान 2013 में। अब इसको 315 अरब की छूट गई। जब पीटीआई गई तो तब भी वो 315 अरब डॉलर की इकोनॉमी तो गिर गई थी 260 पे, फिर इसको ये 315 पे दोबारा लेके आए। तो अगर मैं इनका लॉस कैलकुलेट करूँ तो शायद वो 70-80 अरब डॉलर निकले, जो इनकी नाअहली की वजह से जो मीशत आ गई ना बढ़ सकी और एक स्टैग्नेंट रही। देखें, जहां तक बयानिया हम क्या लेके जाएंगे, बयानिया हमारे पास बिल्कुल 13-18 की परफॉर्मेंस है। बयानिया हमारे पास जो माशी गंद ये डाल के गए उसकी सफाई है, और हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। 16 माह की हुकूमत कोई भी हो, वो ना अपनी पॉलिसी ला सकती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके रिजल्ट इतने दौर में नहीं आते। हमने फायर फाइटिंग की है इस दौर में, और मैं समझता हूँ मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारे पास बहुत कुछ है बताने को। सर डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन हमने 9-10 महीने लगा दिए डिफॉल्ट से बचाने में। ठीक जी, कंक्लूड कर लें सर। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग ये जानते हैं कि जो जमात एक झूठे बयानिए के ऊपर और प्रोपेगेंडा के ऊपर पलती रही वो बेनकाब हो गई। चाहे वो साइफर का ड्रामा हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो 9 मई के हौलनाक किस्म के हमला हो फौजी तनसीबात के ऊपर, या वो करप्शन हो जहां वो 650 केनाल को जो है वो हजम कर लिया गया किसी की रकम बचाने के लिए।
तो ये सारे मामलात अवाम जान चुकी है, समझ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ है टेबल पे, और जो हम अवाम के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह तआला, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसके तहत हुकूमत बनाएँगे, ना खाली वफ़ाक में बल्कि सूबों में भी, जी सर, और यकीन तो है भरपूर बिल्कुल, और इसके आसार भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन चलें, अगर वोट से भी फैसला होगा तो यकीनन अगला इलेक्शन जो है वो ये साबित करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वोट का हक सबको होना चाहिए और हर जमात को इंतखाब में भी शामिल होने का हक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी तो मुतवक्के है, लेकिन आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर उसमें क्या रुकावटें हो सकती हैं, इस पर हम लीगल एस्पेक्ट जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने प्रोग्राम के पहले दोनों हिस्सों में बात की कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है पाकिस्तान आएगी, लेकिन वो इबहाम अभी तक नहीं वाजे हो सका या क्लियर नहीं हो सका कि आया आने के बाद कानूनी तौर पर किस तरीके से निपटा जाएगा। इस हवाले से खुद जो मौजूदा निगरां हुकूमत है वो भी नाबल्द नज़र आती है और ये बड़ी हैरत की बात है। इसी को थोड़ा सा डिग आउट करने के लिए हम ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस पर बात करने के लिए सीनियर माहिर कानून और साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी नवाजिश। सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पीटीआई ये कहती है कि वो एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नून है उनका ये मानना है कि सर उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब उसकी कोई स्टैंडिंग मौजूद नहीं है। तो अगर वो वापस आते हैं तो पहले जलसे जुलूस करेंगे, अवाम में जाएंगे और उसके बाद कानून के सामने चले जाएंगे। लेकिन जो दूसरा बयानिया है वो इसकी मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जी पहले कानून के हवाले करें। सर आपकी क्या राय है कि वो किस तरीके से उनको हैंडल किया जाना चाहिए कानून के तवस्सुत से? देखिए, अभी जो अमेंडमेंट्स नैब की में अमेंडमेंट थी, जब उनको करारदाम डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो रिवाइव हो गए। तो वो एक अलग केसेस से जो रिवाइव हो गए, और पहले तो वो ख़त्म हो गए थे। तो इस वजह से उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी उनके खिलाफ, वो जो अपील चल रही थी उनकी हाई कोर्ट में। तो वो अपील में तो उसमें तो उनको रिलीफ मिल सकता था, क्योंकि वो यकीन जा सकते थे। एक उनकी बेटी उनके खिलाफ, उनके लिए एक केस फाइल कर सकती थी और जमानत मिल सकती थी उनको, टेम्पररी जमानत, कि वो उनको उसके बाद फिर कोर्ट में पेश हो जाएंगे बाद में। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, चूंकि जो अमेंडमेंट का रदम डिक्लेयर हो गई, तो वो दूसरा केस तो रिवाइव हो गया नैब का। तो नैब ने तो ऑलरेडी केस फाइल कर दिया उनके खिलाफ। तो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि अब वो जब लैंड करेंगे तो नैब यकीनन कोशिश करेगी उनको पकड़ने की, और उस सूरत में उनको या तो पहले से उनको कोई इंतजाम करना पड़ेगा, इन द सेंस के बेल बिफोर अरेस्ट की बात करें आप। जी, बेल बिफोर अरेस्ट उनकी हो जाए या ना हो जाए, और उसके लिए अब उनको उनकी बेटी जा सकती है कि नहीं जा सकती, वो भी एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसको ये राइट होगा कि नहीं होगा। तो अब ये एक सिचुएशन उनके लिए है, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि अगर वो आते ही अरेस्ट हो गए, और जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर की, निगरान प्राइम मिनिस्टर की, इससे जाहिर होता है कि शायद वो चाहते हैं कि ये इस चीज़ में वो इंटरफेयर ना करें और लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये उनका मेरे ख्याल में इस वक्त मकसद ये है। जी सर, एक और सवाल इसमें, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर अब जिस केस में सज़ा के बाद वो गए थे, वो सज़ा तो सर अधूरी रह गई थी ना। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं बीमार हूँ, और उस इलाज के लिए महज 15-20 दिनों के लिए उनको बाहर भेजा गया था। वो खैर पीरियड बड़ा प्रोलॉन्ग रहा, लेकिन सर वो सज़ा तो वो मुकम्मल नहीं कर सके। तो वो सज़ा कहाँ स्टैंड करती है? नहीं, देखिए, वो तो उस सूरत में जब ये अमेंडमेंट का रदम डिक्लेयर होने से पहले उस जो उनकी कन्विक्शन थी, उसके खिलाफ एक अपील पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में, और वो अपील, उसमें उनको स्टे ऑर्डर मिल गया था, और उसको अगर उसकी वजह से अगर वो उनकी बेटी फाइल कर देती तो उनको वो एक हिफाजती जमानत तो मिल सकती थी, ये पॉसिबिलिटी थी। वो जेल में नहीं जाते, बाद में पेश हो जाते। लेकिन अब चूंकि अब वो नैब का केस रिवाइव हो गया, दूसरा वाला केस, तो उस सूरत में उनको पकड़ना, मेरे ख्याल में उनको यकीनन उनको पकड़ने की कोशिश करेगी नैब, और उस सूरत में इनको एक जमानत देनी पड़ेगी बेल बिफोर अरेस्ट।
बिल्कुल वो ठीक। कैसे लेंगे ये अब देखना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से नून लीग की क़यादत अभी तक बात कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो पहले वापस आएंगे और उसके बाद फिर कानून के हवाले करेंगे। तो अगर वो फॉर एग्जांपल बेल बिफोर अरेस्ट नहीं लेते, तो क्या जो पंजाब की हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, उनको फिर उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए कि जो मुजरिम है वो खुद कानून के पास चल कर आए? नहीं, अगर वो लैंड करेंगे यहाँ पर तो ये लाजिम है नैब के लिए कि वो उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। यकीनन वो तो कानूनी चीज़ है और वो करेंगे कोशिश, यकीनन पुलिस करेगी कोशिश करेगी करने की अरेस्ट, और वो उसका इंतजार नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि अगर वो उनकी बेटी उनकी तरफ से एक फाइल कर देती है, एक पिटिशन फॉर बेल बिफोर अरेस्ट, और अगर उसको कोर्ट एंटरटेन कर लेती है तो शायद उनको हिफाजती जमानत मिल जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून और साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मौजूद थे। यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी तो आने वाले हफ्तों में नज़र आ रही है, लेकिन अगर उनकी तरफ से ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी नहीं फ़ाइल की जाती तो फिर उन्हें कानून का सामना तो करना पड़ेगा पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरते ही। लेकिन अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर शायद अवामी जो जलसे हैं या अवामी जो इज्तिमात हैं उसमें नवाज शरीफ साहब का जाना जो है वो मुमकिन नज़र आता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो यकीनन कानून तोड़ने का जो इक़दाम है वो मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट को माइनस करता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह है कि आया मुस्लिम लीग नून इस हवाले से क्या लाहेअमल इख्तियार करती है, लेकिन अभी तक वहाँ पर खामोशी छाई हुई है इस बारे में कि आया उनकी तरफ से कौन से कानूनी उमूर को चुना जा रहा है इस रास्ते को हमवार करने के लिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।